हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। अभी रिसेंटली आपको पता है कि उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बन के आई उसके जो करंटली सीएम है दैट इज पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इसी चीज़ को बेस समझते हुए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूसीसी होता क्या है, इसके साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हमारे पास आएंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स जैसे कि लॉ कमीशन क्या बोलता है इसके बारे में, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, तो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा जिसमें हम प्री मेंस एंड इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो इसी चीज़ को समझते हुए हमने डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं, जिनमें कि फर्स्ट कंपोनेंट है रिगार्डिंग तेजस। अब तेजस हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसके अंदर 250 आवर्स के अराउंड आपका सारा का सारा कंपोनेंट प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कवर कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ जीएस एज वेल एज सीसेट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद वीकेंड डाउट सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आप हमारे लास्ट माइल लीव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल एज सीसेट टेस्ट इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड इन टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सीसेट का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको A to Z कंपोनेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो क्वांट का हो, रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, सो दैट आप इंश्योर कर सको कि कल को एग्जाम में जाके आप जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना तो उससे एक एग्जाम की आपको फील पता लग जाएगी किस तरह से आप एग्जाम में जाके 2 घंटे में परफॉर्म कर सकते हो। तो आप ये डिफरेंट कोर्सेज हमारी वेबसाइट दैट इज video.onlyis.in पे जाके चेक कर सकते हो, एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पर हमें मेल डालकर भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। अब देखो, यूसीसी ना हमारे डीपीएसपी के अंडर दिया हुआ है, डीपीएसपी अंदर आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 44 में देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो एक यूसीसी बनाने की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर एक तो देखो यहाँ पे आ गया शैल वर्ड, और साथ ही साथ ये तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये सब चीजें क्या है, ये हैं नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है ना, डीपीएसपी आपको पता है नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। तो देखो हुआ क्या, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने यूसीसी को डीपीएसपी में इसलिए डाला क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी जो करंटली जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, वो इंडिया की अभी यूसीसी के लिए उस टाइम दे डिड नॉट फील इट कि अभी ठीक नहीं है। जब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा, इस वजह से इसको डीपीएसपी के अंडर रखा गया, अंडर पार्ट 4। ठीक है, अब यूसीसी समझते हैं कि होता क्या है। देखो, अगर हम बिना रिलीजन को ध्यान में रखे हुए ना एक कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉज लाएं इन द सिविल मैटर्स, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। अब एक एग्जांपल समझो कि जैसे हिंदू हैं, ठीक है ना, मुस्लिम है, ठीक है ना, तो इनके जो लॉज होते हैं ना रिगार्डिंग डाइवोर्स या मैरिज या अडॉप्शन, वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपको इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दूं, मान लो कि एक कोई फादर है, ठीक है ना, और इसके 2 बच्चे हैं, एक है सन है, एक डॉटर है, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, तो जब फादर की यहाँ पे डेथ होगी ना, तो अगर हिंदू में क्या होगा कि मान लो 50% प्रॉपर्टी मिलती है सन को, तो 50% प्रॉपर्टी ही मिल जाएगी डॉटर को। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ मुस्लिम या इस्लाम की, वहां पर अराउंड 66.66% यानी कि 2/3 जो प्रॉपर्टी होगी वो मिलेगी सन को, एंड डॉटर को मिलेगी 33.33%। तो इस वजह से ना काफ़ी सारे इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, मैरिज रूल्स भी देखो डिफरेंट है, कि एक हिंदू मैरिज लॉ है, उसी तरह से इस्लाम का अपना है, अडॉप्शन राइट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट हो जाते हैं, जो भी सिविल मैटर्स के केस में। तो अगर हम इन चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लेके आए, एक सिंगल कोड हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी। अब इसके पॉसिबल बेनिफिट समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। पहली चीज़ क्या है, जेंडर जस्टिस एंड स्ट्रेंथन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सबसे बड़ा एक तर्क दिया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ट्रिपल तलाक था, ठीक है ना, हालांकि गवर्नमेंट, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटा दिया था, राइट। तो उसके पहले जो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी ना, उसको देखा गया था कि ये वुमेन के काफ़ी अगेंस्ट है,
ठीक है ना। तो अगर हम यूसीसी जैसी चीज़ें लेके आएंगे तो जो इस टाइप की थोड़ी थोड़ी ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होंगी जो कि वुमेन इक्वालिटी के अगेंस्ट जाती हैं, उनको हटाया जा सकता है एंड जेंडर जस्टिस में इंप्रूव होता है। साथ ही साथ अगर देखो इससे यूनिटी भी बढ़ने का स्कोप रहता है, क्योंकि अगर सारे अलग अलग रिलीजन में कॉमन सिमिलरिटीज आएंगी तो काफ़ी लगेगा कि हाँ हम सब यूनाइटेड ही हैं। ऐसा देखो काफ़ी सारे लोगों का तर्क है ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये नेसेसिटी है कि ऐसा हो ही जाएगा, बड़े डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं जो कि इस चीज़ में बताए जाते हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रेशन में फ़ायदा होगा, सेकुलरिज्म, राइट। उसके साथ ही साथ जो लीगल मैटर होते हैं वो सिंप्लीफाई हो पाएंगे। अब समझो एक चीज़ कि अब कोई मैटर है, ठीक है ना, कोई मैटर किसी रिलीजन से रिलेटेड है। अब ये मैटर मान लो जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया, अब वहां पर ना कई महीने लग जाते हैं कोर्ट्स को समझने के लिए कि रिलीजन में कौन सी चीज़ दे रखी है, कौन सी चीज़ नहीं दे रखी, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कौन सी नहीं है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले रहता है, लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें फंस जाती हैं। अब अगर एक बार ना हमने यूसीसी बना लिया, उसके बाद ये जो लीगल मैटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ज़्यादा बढ़ेंगे जब हम एक बार इंप्लीमेंट करेंगे, पर इंप्लीमेंटेशन के बाद ना फिर जो कोर्ट्स का काम है वो कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हम इंडिया में अडॉप्ट करते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स नहीं, जो स्टेट है बेसिकली, वो रिलीजन में इंटरफेरेंस कर सकती है, बट ये प्रिंसिपल्ड इंटरफेरेंस होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिसेस को हम इंपॉर्टेंस दें, बट बाकी जो चीज़ें हैं ना उनमें हम फॉर फंडामेंटल राइट्स या फिर जो भी वुमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी के लिए हम उसमें प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इस वजह से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के ही ये साथ में है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है अंडर आर्टिकल 44 वो भी रियलाइज हो जाएगी, वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है ना कहीं उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। बट क्या सिर्फ इसके पॉजिटिव्स ही हैं? नहीं, इसमें ना काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? देखो इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करें ना, तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को ना थ्रेट फील होता है। देखो क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो कि एक ये रिलीजन 1 है, ये रिलीजन 2 है। अब इसमें मान लो प्रैक्टिस कुछ अलग चलती है, इसमें कुछ प्रैक्टिस अलग चलती है। अब हमें एक कॉमन प्रैक्टिस लेके आनी है, ठीक है ना। तो कॉमन प्रैक्टिस हम किसकी लेके आएंगे? क्या वो 1 वाले की हम रख लेंगे और 2 वाले की हटा देंगे, या 1 वाले की हटा देंगे या 2 वाले की रख लेंगे? तो किसकी चलेगी? अगर मान लो 1 वाले का रख ली और 2 वाले की हटा दी, तो ये 2 जो कम्युनिटी है इनको तो बहुत बुरा फील होगा, इनको लगेगा कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही इस कंट्री के अंदर। एंड वाइस वर्सा, अगर 2 की ले ली तो 1 वाले अकॉर्डिंगली उससे बुरा मानेंगे कि नहीं हमारी प्रैक्टिस की छोड़ दी। तो कहीं ना यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मेजॉरिटी व्यू है वो चूज कर लिया जाए और जो माइनॉरिटी व्यू है उसको हटा दिया जाए। तो कहीं ना एक कॉमन ग्राउंड पे ढूंढना, एक कॉमन ग्राउंड मिलना इन डिफरेंट रिलीजन्स के लिए काफ़ी एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है। उसके साथ ही साथ कम्युनल पॉलिटिक्स भी इसके थ्रू बढ़ सकती है। जब इस टाइप की चीज़ें आएंगी जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन की प्रैक्टिसेस को एक कॉमन करा जाएगा, तो डिफरेंट रिलीजन इससे थ्रेटेंड फील कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 के अंदर डिफरेंट प्रोविजन है कि हमें राइट ऑफ रिलीजन फ्रीडम दे रखी है ना, तो वो फ्रीडम के ऊपर चैलेंजेस आ सकते हैं कि हम जो यूसीसी लेके आ रहे हैं ये इसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो एक काफ़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये सारे के सारे प्रॉबेबल चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि बाकी और क्या कमेंट्स आते हैं। देखो लॉ कमीशन ने ना पहले तो बोला है कि हमें कोडिफिकेशन करने की ज़रूरत है सभी पर्सनल लॉज की। जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सनल लॉज है ना, अभी तक उनको कोडिफाई नहीं किया गया। उनको अगर कोडिफाई करेंगे थोड़ी हमें क्लैरिटी मिलेगी, एंड उस क्लैरिटी के बेसिस पे हम अकॉर्डिंगली आने वाले स्टेप्स ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ लॉ कमीशन ये भी बोलता है कि कहीं ना कहीं पहले रिलीजन के बीच में यूनिफॉर्मिटी लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदू रिलीजन की बात कर लो। अब हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कास्ट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जो ट्राइब्स में हमारे रहते हैं, ठीक है ना, ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं। तो इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे इनकी प्रैक्टिसेस में ही ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर एक रिलीजन के अंदर ही हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम बिटवीन डिफरेंट रिलीजन कैसे यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पहले हमें इन कास्ट के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। उनके बीच में कोडिफिकेशन होगी उनके पर्सनल लॉज की, फिर आगे के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये ना एक यूसीसी ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये इंस्टेंट प्रोसेस हो गया कि मान लो आज से बोला कि आज से यूसीसी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से हो सकता है कि ना कंट्री में काफ़ी डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं या फिर जो लोग हैं वो अकॉर्डिंगली इससे इफेक्ट हो सकते हैं, और वो
मे बी प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है ना। देखो जो 21st लॉ कमीशन था ना, उसने बोला था कि यूसीसी इज नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी एट दिस स्टेज, यानी कि उन्होंने बोला था कि अभी कंडीशंस नहीं आई हैं कि ना ही इस टाइम पे नेसेसरी है ना ही डिजायरेबल है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके रिगार्डिंग बोला है कि काफ़ी अच्छा एक लॉ है, अकॉर्डिंगली हमें पूरे कंट्री में भी इसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो शाह बानो का केस हो, ठीक है ना, काफ़ी फेमस था 1980s का केस, उसके साथ ही साथ सरला मुदगल, तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हुए थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। एंड गोवा के उन्होंने यूसीसी को काफ़ी एक एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल आप कंसिडर किया था, ताकि आने वाले टाइम में कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पाए, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, यूसीसी का मीनिंग समझ आया होगा, बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट कमेंट्स हैं, लॉ कमीशन के कमेंट्स, एंड साथ ही साथ डिफरेंट केस लॉज जो इसमें एप्लीकेबल हैं वो भी आपने देख लिए। तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हमसे प्री में, मेंस में या इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।